Trump is a fickle-minded fellow. US is different, but here Trump is different. Trump is fickle-minded fellow. You are not fickle-minded. कि सुबह कुछ सोच रहे हो, शाम को कुछ सोच रहे हो. There is nothing better than wearing a uniform and holding a weapon for a good cause. वो भारतीय सेना. And I did that for 23 years. कोई हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ आदमी सिर्फ एक बटन दबा के किसी भी गांव पे, किसी भी शहर पे, किसी भी बिल्डिंग को बर्बाद कर सकता है. पूरी सोसाइटी के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है. क्राइसिस हुआ, प्राइसेस बढ़ गए और जो कॉस्ट आएगी वो अल्टीमेटली आपकी और मेरी जेब से ही जाएगी. एवरी वॉर इज अनएथिकल. सामने बैनट आपके हाथ में है, सामने से गोली चलनी है, जवान को पता है कि अगर मैं उठूंगा तो मर भी जाऊंगा, लेकिन उस टाइम में आपको उसको कमांड करना और इंस्पायर करना, वो गोली खाने को तैयार हो जाए. यू कांट बिल्ड दैट कैरेक्टर, यू आर मेड फॉर दैट. तो उसमें फिजिकल करेज बहुत चाहिए, बिकॉज यू लुकिंग द एनिमी इनटू द आईज. जो भी आतंकवादी आते हैं आप उनको मार दो. They're like a sleeper cells. देश प्रेम कोई जरूरी नहीं कि देश में रह के ही पूरा किया जाए. ये अपने देश से प्रेम का मतलब ये भी नहीं है कि आप दूसरी किसी कंट्री से प्रेम नहीं कर सकते. तो देश प्रेम तो जारी है, दोनों तरफ जारी है. आई लव इंडिया, आई लव ऑस्ट्रेलिया. वो मेरी जन्मभूमि है, ये मेरी कर्मभूमि है. Ladies and gentlemen, you are still not ready for this. हेलो एंड वेलकम टू द सूट अप शो. एक और नए पॉडकास्ट में. आज का ये पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये हमारा पहला जियोपॉलिटिकल पॉडकास्ट है और ये पॉडकास्ट के लिए हमें बहुत ही बढ़िया गेस्ट मिले हैं. इट वुड बी ऑनर्ड टू इंट्रोड्यूस माय गेस्ट टुडे. हिज नेम इज़ कर्नल मूल भार्गव, जो कि एक्स रिटायर्ड इंडियन आर्मी है, जो खुद का परिचय देंगे. सो थैंक यू सो मच सर टू बी ऑन माई पॉडकास्ट, एक्सेप्टिंग माई इन्विटेशन. Happy to be here. So as Dhawat has told, I am Colonel Mool Bhargav, retired from Indian Army. Indian Army में मैंने 22-23 साल सर्विस किया एज एन ऑफिसर, और जिसमें I've served in whole lot of Indian borders, mostly on Indo-Tibetan Indo-Chinese border. उसके बाद फिर 2011 अक्टूबर में मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था. Then I worked in corporate for 2.5 years before coming to Australia in 2014. And since then I was working here in the public sector, then which I changed last year. Now I am into mortgage consultancy. Okay. In brief, that's so variety of. I've seen a lot in life. Yes, of course. Army to the consultancy firm. जी. वेरी नाइस. Yeah. तो कैसी रही मतलब ये जर्नी? पहली बात तो ये है कि अगर आप एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल है तो पर्थ में कैसे आना हुआ? क्योंकि वी हैव द मोर परसेप्शन अबाउट दिस के यूजुअली देश प्रेम के लिए वो घर पे रहते हैं. लोगों ने बोला ही होगा आपको. देखिए, देश प्रेम कोई जरूरी नहीं कि देश में रह के ही पूरा किया जाए. वो तो है. ये अपने देश से प्रेम का मतलब ये भी नहीं है कि आप दूसरी किसी कंट्री से प्रेम नहीं कर सकते. तो मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया में आना एक्चुअली इट जस्ट हैपेंड इवेंचुअली. इट वाज नॉट वेरी प्लान्ड. बस ऐसे जो मुझे बड़ी जल्दी पीआर मिल गया. विद इन 1.5 to 2 months मेरा पीआर आ गया फॉर द होल फैमिली. वाओ. तो मैं तो अच्छी जॉब में था वहाँ. इट वाज अ डिफिकल्ट डिसीजन टू लीव द जॉब एंड कम हियर. डेफिनेटली. एक बार 2013 में आके थोड़ा देख के चला भी गया था. और फिर 2014 में बच्चों के कारण, बच्चों का कैरियर, हाँ मेरे दोनों बच्चे भी अच्छे सेट हैं. दे आर डूइंग वेल इन ऑस्ट्रेलिया, कर्टसी ऑस्ट्रेलियन सिस्टम. तो वो डिसीजन ले लिया एंड नो रिग्रेट्स. इट इज़ अ गुड कंट्री. आई एम स्टिल इन टच विद इंडिया. हर साल जाता हूँ, कई बार जाता हूँ. मित्र है वहाँ, परिवार है. हाँ, सही बात. तो देश प्रेम तो जारी है, दोनों तरफ जारी है. ये बहुत बढ़िया. जो आपने बोला था यू आर देयर फॉर ओवर 20 years इन द आर्मी, कैसी थी वो लाइफस्टाइल? बहुत बढ़िया. मुश्किल थी, लेकिन मुझे लगता है फॉर ए यूथ देयर इज नथिंग बेटर देन वेयरिंग ए यूनिफॉर्म एंड होल्डिंग ए वेपन डेफिनेटली फॉर ए गुड कॉज. दैट्स ए डिस्क्लेमर. होल्डिंग ए वेपन फॉर ए गुड कॉज, नॉट फॉर डिस्ट्रक्शन, for defense of your own nation and defending the undefendables. तो मेरे हिसाब से इंडियन आर्मी is perfectly in that role. We wear the uniform, we hold the weapon, but only for defending the undefendable. तो सिर्फ शांति के लिए हथियार वो भारतीय सेना करती है. And I did that for 23 years. हर एक बच्चा यहाँ पे जब 11th-12th में होता है
हम एनडीए की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, मैं 11th-12th साइंस में था। कोई भी एक लड़का होगा ना, या तो लड़की भी होगी, हर 10 में से एक बार किसी के मन में थॉट आया ही होगा, मैं आर्मी में जाऊंगा, हाँ सोल्जर बनूंगा। बिल्कुल। बिकॉज ऑफ कोर्स वी हैव अ कमर्शलाइजेशन अबाउट दैट अ लॉट, और उसी की वजह से पीपल हैव ड्रीम्ड ऑफ आर्मी लाइफ। और वो जो ड्रीम वाली आर्मी लाइफ है और द एक्चुअल आर्मी लाइफ, उसमें कितना डिफरेंस है? काफ़ी फ़र्क है, हाँ, क्योंकि एक तो ड्रीम्स भी कांस्टेंट नहीं होते, बच्चों के ड्रीम होते हैं वो यस। कि फौज में जाएंगे और सुपरमैन बन जाएंगे। आधे से ज्यादा टीवी सीरियल्स देख के आए हो बिल्कुल वो। बिल्कुल। तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप आर्मी में जाते हो तो आप कोई सुपरमैन बन जाते हो। यू आर ट्रेन वेल बट यू स्टिल रिमेन ह्यूमन। गोली लगती है आपको तो अफेक्ट भी करती है, चोट भी लगती है। ऐसा सब नहीं कुछ होता ना, होता 3 गोली पे फिर लड़ है। रहे नहीं हैं होता, ऐसा? बिल्कुल नहीं होता। अच्छा। लेकिन मेरा मतलब यह है कि जो सपनों की ज़िंदगी है उसमें जब बच्चे सपने देख रहे हैं तो उनको परिवार, बच्चे, उनसे डिस्टेंस, फिजिकल इंजरी, आपके साथ के दोस्त चले जाते हैं, वो सब नहीं मालूम होता। कुछ ड्रीम्स होते हैं जो वहाँ आपके ट्रू होते हैं। आप यूनिफॉर्म पहनते हो, आप अच्छे काम के लिए लड़ाई करते हो, आपको एक ऑरा भी लगता है, महसूस होता है, इज्जत भी मिलती है। बट दैट इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। उसके अलावा जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो चीज़ें आप मिस कर देते हो, आपको लगता ही नहीं कि ये मिस भी की जा सकती हैं, और आप आर्मी में उसको मिस करते हो। तो ठीक है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ड्रीम्स एंड रियलिटी। हाँ, और जितना बड़ा काम है उतना बड़ा सेक्रीफाइस भी तो है। बिल्कुल। और आर्मी की तो लाइफ ही सेक्रीफाइस से स्टार्ट होती है मोस्टली, हाँ, कह Mostly. सकते हैं आप। हाँ, मुझे ये लगता है कि जो टीवी, हमने अभी बात की थी कि जो टीवी लाइफ को देख के लोग इंस्पायर हो जाते हैं, तो पता है टीवी में बहुत सारी सीरियल्स फौजी के टाइम से स्टार्ट हुई थी। शाहरुख खान वाज द लीड। शाहरुख खान का भी वो पीक हाँ, टाइम था मैंने भी बिकॉज देखा ऑफ serial फौजी वो। हाँ, पिक्ड अप लॉट ऑफ आर्मी ड्रामा, आई कैन से। हाँ, वो जो क्रिएट किया आर्मी के लोग, वो देखते हैं, और अगर देखते हैं तो वो जेन्युइनली हैप्पी है ये ड्रामिफिकेशन जो किया है। देखिए डिपेंड करता है कुछ जगहों पे, और मुझे लगेगा बॉलीवुड में तो खास तौर से ज़्यादातर तो अनरियलिस्टिक सा होता है। मैं नाम किसी फिल्म का नहीं लेना चाहता, नहीं, लेकिन of वो course. बहुत सी ऐसी बातें गाते हैं जो देख के हमें लगता है ये क्या बकवास कर रहा है। और लोग समझ भी गए, अभी हाँ, नाम और भी लोग नहीं समझते लिया हैं इस तो। बात को। हाँ। लोग समझते हैं, आज कम्युनिकेशन बढ़ गया, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, कुछ केसेस में बहुत अच्छा भी दिखाते हैं। और उस मामले में मैं हॉलीवुड को ज़्यादा क्रेडिट दूंगा कि कुछ फिल्में उनमें बहुत अच्छी बनी हैं जो आपकी आर्मी लाइफ की ड्रीम्स और रियलिटी दोनों को मिक्स करके दिखाते हैं, अच्छा दिखाते हैं। और हिंदी में भी बहुत अच्छी कई ऐसी फिल्में बनी हैं। कभी ऐसा भी नहीं होता कि एक फिल्म में सब कुछ ही गलत दिखाया है, कुछ बातें उसमें सेंसिबल भी होती हैं, कुछ बातें ड्रामेटाइज हो जाती हैं, तो वो ठीक है। आई थिंक फिल्म है तो इतना चलता है, ऑडियंस पे छोड़ देना चाहिए। हाँ। दे आर इंटेलिजेंट इनफ टू नो कि ये, और खासतौर से आज की डेट में जब लोगों को वास्तविकता वैसे ही दिन भर टेलीविजन पर नजर आती है, तो उनको मालूम है कि जो दिखा रहे हैं ठीक नहीं है, तो ठीक है, इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। और हमने टीवी पे तो देखा है, पर आपने जब भी आर्मी ज्वाइन किया होगा, क्योंकि पहले ट्रेनिंग फेज आता है, वो कितना मतलब डिफिकल्ट, जो टीवी में दिखाता है वो तो पूरा ड्रामा होता है, बट इन जनरल मैं पूछ रहा हूँ, कितनी भी ट्रेनिंग और पास करके आप गए हो वहाँ पे, पर जो फर्स्ट मंथ होता है ना, वो जेल करने के लिए सिस्टम में बहुत डिफिकल्ट होता है, ऐसा मानते हैं लोग। हाँ, नहीं डिफिकल्ट होता है। हाँ, और शायद जो फिल्मों में दिखाते हैं उससे कहीं ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ओके। जैसे फिल्मों में आपको दिखाएंगे आपकी ट्रेनिंग, ऑफिशियल ट्रेनिंग, भागना, दौड़ना, गोली, लेकिन उसके अलावा जो आपका रूटीन, जैसे मैं आईएम में था तो हम सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ जाते थे, अगर सोने को मिल जाए तो। अच्छा, ठीक है, ओके, दैट्स अ कंडीशन। और सिर्फ एकेडमी में नहीं, बाद में लाइफ में भी जो ऑपरेशन में जाते थे पूरी पूरी रात चलते रहते थे। उसके अलावा यूनिफॉर्म आपकी तैयार करनी है तो आपको उसके बाद कहीं से वेपन ड्रॉ करना है, पीटी के लिए जाना है, वेपन ड्रॉ करना है, ड्रिल के लिए जाना है। आईएमए में साइकिल मिलती थी, मैं उस टाइम में साइकिल पे घूमते थे, और उस आईएमए बहुत बड़ा है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी बहुत बड़ा है, तो थोड़ा बहुत कहीं आपसे गलती होगी तो पनिशमेंट में कई बार साइकिल आपके ऊपर घूम रही होती थी। क्यों, बाप रे। तो कोई साहब बोलता था गले में डाल के साइकिल, उसके बाद तो उसके अलावा क्या होता है, आपका जो साइकोलॉजिकल प्रेशर, आप सिविल बैकग्राउंड से आए हो या मिलिट्री बैकग्राउंड से भी आए हो, माँ बाप को देखा था कि पापा हैं, अफसर हैं, सलूट पढ़ते हैं, ये नहीं मालूम था कि पापा ने कितना खून पसीना बहाया है। तो डेफिनेटली, हाँ, तो जब खुद बहाना पड़ता है तो उसमें फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल रोबस्टनेस आपकी बहुत टेस्ट होती है। मुझे तो पर्सनली लगता है आर्मी में, हमारी बात भी हुई थी कि फिजिकल है इसीलिए तो आर्मी में हो, पर उसके आर्मी के आने के बाद मेंटल चीज पहले टेस्ट होती है।
मेंटल रोबस्टनेस, हाँ, जो हमारा सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड होता है, जैसे बाकी इंटरव्यू अगर आप देखो, इवन सिविल सर्विसेज के भी, बैंक्स के भी 1 घंटे 2 घंटे में आपसे बैठ के प्रोफेशनल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आर्मी का जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड है 4 से 5 दिन चलता है, और उसमें आपके अलग अलग किस्म के बिहेवियर टेस्ट किए जाते हैं, लीडरशिप क्वालिटी, साइकोलॉजिकल फिटनेस। आप कहीं ऐसा तो नहीं कि जब प्रेशर आएगा तो खुद को नुकसान पहुंचा लेंगे या अपने जवानों को नुकसान पहुंचा देंगे। देयर इज अ पैनल ऑफ साइकोलॉजिस्ट विच असेसेस यू अपार्ट फ्रॉम योर लीडरशिप क्वालिटीज़, फिजिकल फिटनेस, सब चीज़ चेक करते हैं आपकी, और काउंटर चेक करते हैं कि एक इंटरव्यू में क्या बोला, दूसरे में क्या बोला, तीसरे में क्या बोला। तो इट्स ए वेरी फुल प्रूफ प्रोसेस, supposed to be foolproof process of selection. So it is not simple कि आपने किताब रट ली और जाके बोल गए. No, it's a personality test, huge personality test. और ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग ही आपका कैरेक्टर डिफाइन करती है। मैं अभी भी किसी एक ऑफिशियल से बात कर रहा था रिगार्डिंग यूपीएससी। मैंने वही बोला कि एग्ज़ाम का रिजल्ट मुझे मैटर कम करता है, पर यूपीएससी की जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन होती है ना, वो आदमी को बनाती है। रिजाइलेंस। और हमारे केस में आर्मी की ट्रेनिंग पे बहुत खर्च होता है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मैं तीनों की बात। इफ़ यू वांट टू ट्रेन समबडी फॉर 4 years और 1.5 year, जैसे एनडीए के थ्रू 4 साल चलता है और आईएमए या 1.5 साल चलता है, तो मैं आईएमए के थ्रू गया हूँ 1.5 साल। ओके। आप ये नहीं चाहता कि 6 महीने बाद लगे भाई मुझसे तो नहीं हो रहा, आपने उस पर इतना खर्च दिया, he can't give up after that. वो छोड़ के चला जाए। तो वो जो सिलेक्शन सिस्टम है, वो उस प्रोसेस, उसकी रिजाइलेंस को, उसकी साइकोलॉजी को, उसकी फिजिकल फिटनेस को, सबको चेक करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मिडवे गिव अप कर देगा। यू नो, यू आर फेसिंग द एनिमी। सिविल में आप मैनेजर हो, आपका कोई सबऑर्डिनेट काम नहीं करता, आप उसको बोल सकते हो सैलरी कम कर देंगे, नौकरी से निकाल देंगे, बोनस नहीं देंगे। आर्मी में आप वॉर में खड़े हो या एंटी टेरर ऑपरेशन में खड़े हो, बिल्कुल सामने से गोली चलनी है, जवान को पता है कि अगर मैं उठूंगा तो मर भी जाऊंगा। क्या थ्रेट हो गया उसको कि मैं नौकरी से निकाल दूंगा? बोलेगा निकाल दो, क्योंकि नौकरी से तो पता नहीं कब निकालोगे, पर गोली तो भी मार देगी मेरे को, लाइफ से निकल जाएंगे, है ना। लेकिन उस टाइम में आपको उसको कमांड करना और इंस्पायर करना कि वो आपके कहने पे वो गोली खाने को भी तैयार हो जाए। वो करेक्टर चेक, यू कांट बिल्ड दैट करेक्टर, यू आर मेड फॉर दैट। तो आपके टाइम पे जो आर्मी ट्रेनिंग होती थी, क्योंकि आपने बोला 20 years ऑफ सर्विसेज, तो आई एम अज्यूमिंग कि वो 20 years पहले की ही बात है। अगर आप अभी भी इस सिस्टम के टच में हो, तो ये ट्रेनिंग में कोई शिफ्ट आया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? ट्रेनिंग में देखिए, बेसिक ट्रेनिंग में तो फर्क नहीं आएगा। जो आपकी साइकोलॉजी है, फिजिकल फिटनेस हो तो वैसी रहेगी। इक्विपमेंट चेंज होते हैं, वॉरफेयर चेंज होता है, उनकी ट्रेनिंग चेंज होती है। मुझे लगता है जो पहले शायद सिंपल एजुकेशन से काम चल जाता था, यस, ऑफिसर्स के लिए तो नहीं कह रहा हूँ, अदर रैंक्स के लेवल की बात कर रहा हूँ, आज वहाँ पे भी इतना कॉम्प्लिकेटेड इक्विपमेंट आ गया है कि थोड़ा सा एक लेवल ऑफ एजुकेशन ज़्यादा चाहिए। वो चेंजेस आते हैं, वो रेगुलर चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अब आए हैं। जब से डिफेंस फोर्सेस दुनिया में बनी है, तीर कमान और ढाल के ज़माने से लेके तलवारें भाले से लेके आगे गन आए, तोप आए, हुए जाए, आज ड्रोन और मिसाइल्स आ गई हैं, तो वो चेंजेस चलते हैं। जो डायनेमिक नेशंस होते हैं वो अपने चीज़ें हमेशा, अपनी ट्रेनिंग, अपने इक्विपमेंट अपडेट करते रहते हैं। जी। तो मैं वॉरफेयर के बारे में ही सोच रहा था। जैसे ही मैंने क्वेश्चन सोचा ना, 20 years पहले जो मेथड सिखाई थी, वेपन्स यूज होते हैं, तब वो प्रॉपर फिजिकल कॉम्बैट का जमाना था कि जब आप गन्स लेके शूट करो। पिछले 5 साल में पूरा वॉरफेयर चेंज हुआ है, क्योंकि मिसाइल्स आ गए, ड्रोन्स आ गए, एआई आ गया है, हैकिंग आ गया, क्योंकि अटैक्स तो साइबर डिजिटल थ्रू के भी हो सकते हैं। बिल्कुल। तो इसमें आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि ये ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वो दोनों तरफ से तोड़ता है? तो ये वॉरफेयर जो चेंज हुआ है ओवर द 5 years ऑफ टाइम या 10 years ऑफ टाइम, तो इस पे आपके क्या टेक है? देखिए, चेंजेस तो जो आए हैं ना, वॉरफेयर में जो चेंजेस आए हैं, वो पूरी जो सोसाइटी में चेंजेस आए हैं उससे रिलेट करते हैं। जी। जो टेक्नोलॉजी की एंट्री आई है, वो कंप्यूटर पे काम करने वाले के लिए भी आई है जी, वो रेलवे में काम करने वाले के लिए भी आई है, वो टेलीफोन में काम करने वाले के लिए भी आई है, आर्मी में भी आई है। पहली बात, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जिसमें भी है, डिफेंस फोर्सेस में। अगर हम बैटल फील्ड की बात करें, जो पहले बैटल फील्ड था, वो आपने जैसे बोला फिजिकल बैटल, जो बैटल लाइंस आपकी ड्रॉ होती थी, जैसे मान लिया लॉन्ग रेंज गन्स भी होती थी, तो 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 45 किलोमीटर बैटल फील्ड होता था, ओके, क्योंकि इतनी उनकी रेंज है जी। और उससे आप आने वाले दुश्मन को पहले थोड़ा मेलो डाउन करते थे,
लेकिन फिर भी इन्फेंट्री आगे आती थी। फिर फेस टू फेस आप 100 मीटर पे, 150 मीटर पे या क्लोज कॉम्बैट क्वार्टर में भी लड़ते थे। तो उसमें फिजिकल करेज बहुत चाहिए, बिकॉज यू लुकिंग द एनिमी इनटू द आईज, ठीक है ना, और उसको और आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी है एक दूसरे को करेज दिखाने की। दैट बैटलफील्ड, उसमें जो नुकसान जो ज़्यादा होता था वो उन्हीं सोल्जर का होता था यूनिफॉर्म पहन के हथियार लेके वहाँ खड़े हैं। ज़्यादा 30-40 किलोमीटर दूर जो गांव हैं उन पे कोई बम गिर जाएगा, उनको खाली करा लेते थे, हो जाता था। अब जो वॉरफेयर आ रहा है या जो आ चुका है, उसमें जितना फिजिकल डेंजर सोल्जर्स को है उससे ज़्यादा सिविलियंस को है, क्योंकि कोई सैकड़ों किलोमीटर दूर, हज़ारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ आदमी सिर्फ एक बटन दबा के किसी भी गांव पे, किसी भी शहर पे, किसी भी बिल्डिंग को बर्बाद कर सकता है। पहले उसको वहां बिल्डिंग पे आने के लिए 400 किलोमीटर का डिस्टेंस जीत के फिजिकली आना पड़ता था। वो डायमेंशन चेंज हो गए। ये जो वॉरफेयर है ये सिर्फ डिफेंस फोर्सेस के लिए डिस्ट्रक्टिव नहीं है, पूरी सोसाइटी के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए वो मॉडर्न आएगी, ज्यादा तबाही मचा सकती है। एंड इट इज अटैकिंग द डिफेंसलेस। करेक्ट। व्हेन यू आर फाइटिंग एज ए सोल्जर, मेरे हाथ में गन है, आपके हाथ में गन है, आई एम आउट देयर एज ए प्रोफेशनल टू फाइट इट। जी। बट somebody who is working in a hospital or somebody who is working in a building, और I mean उसके ऊपर आगे जो मिसाइल गिरती है या उसके ऊपर आगे जो ड्रोन गिरता है, he is defenseless। इसलिए जो अभी मुझे लगता है जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज खास तौर से हैं, जो भी कंट्रीज हैं, उनका पहला फोकस, यू कैन डेवलप मिसाइल्स, यू कैन डेवलप ड्रोन्स, बट योर फोकस शुड बी ऑन काउंटर ऑफ इट, टू डिफेंड द डिफेंसलेस। जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जो भी है, इसराइल है, you have to start thinking in terms of making and creating systems which can prevent that damage to the defenseless। ये जो ड्रोन्स आ रहे हैं, जो मिसाइल्स आ रहे हैं, जिसका सक्सेसफुली हमने ऑप्स सिंदूर में भारतीय सेना ने करके दिखाया। हमारा फोकस उस पर था कि हमें मालूम था कि वॉरफेयर आ रहा है, और हमारे बहुत ड्रोन्स दूसरी साइड से आए, लेकिन एक भी ग्राउंड पे हमने गिरने नहीं दिया। यस, और वहीं पे भी हमने बहुत सारी रील्स देखी, वो काउंटर जो डिफेंस की हमने दी कि ड्रोन को डीएक्टिव कर दिया। मुझे वही लगता है कि अभी जो जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने बात की, उरी हुआ, फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, अभी वॉरफेयर चल रहे हैं बहुत सारे, इंडिया के साथ भी। तो इंडिया का थोड़ा परसेप्शन बदला है ड्यूरिंग द वॉरफेयर। हाँ, बदला है। हाँ, और जो परसेप्शन बदला है वो मिलिटरीली कम बदला है, नेशनली ज़्यादा बदला है। पॉलिटिकली डायरेक्शन तो वहीं से आता है, आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथ भी वहीं से बिल्डअप होती है, प्रायोरिटीज नेशन की वहाँ ले डाउन होती हैं, करेज चाहिए होता है, प्रायोरिटी क्लियर होनी होती है। मैं वार मॉन्गर्स की बात नहीं कह रहा हूँ। कई बार ऐसे भी होता है कि पूरा फोकस इसी बात पे है कि बस आर्मी को आर्म करते रहो, लोगों से लड़ते रहो, वो नहीं। जो लोकतंत्र हैं वो एक बैलेंस क्रिएट करते हैं कि जैसे मैंने बोला, डिफेंडिंग द डिफेंसलेस, लेकिन उसमें भी आपको फिर फर्म होना पड़ता है। यू कांट जस्ट कीप गिविंग अवे योर एडवांटेज, probably which was missing before। लेकिन जो अभी मेरे मित्र जो हैं आर्मी में, सेना में हैं, उनसे इंडिकेशन मिलते हैं क्लियर कट। हमारे ज़माने में हम भी लड़ते थे और काफ़ी लड़े, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत होती थी। अभी शायद थोड़ा जो काउंटर टेररिज्म पे हम एक्शन अपने ही देश में बहुत लिए, हमने लेते रहते थे, लेकिन कभी ये नहीं किया कि कहाँ से रहे हैं उसका इलाज किया। और ये जो ढूंढ के मारने वाली जो स्ट्रेटजी है, उरी से भी पता चलता है कि क्लियर सेट ऑफ जो डायरेक्शन है वो चेंज हुई है। हाँ, जो भी आतंकवादी आते हैं कहीं से, जनरली फुट सोल्जर्स होते हैं, गरीब परिवारों के बच्चे होते हैं। उनको किसी भी तरीके से आइडियोलॉजिकली कह लो, फाइनेंशियली कह लो, बहका के बहला के, हाँ, उनको भेजा जाता है। आप उनको मार दो, लाइक अ स्लीपर सेल्स। हाँ, ठीक है ना। एक बार हमारे एक जनरल साहब ने बोला था, किसी ने बोला, बहुत पहले की बात है, कि देयर आर लॉट ऑफ suicide missions likely to come to India. What is your strategy on that? So he said, my strategy is very simple. I will ensure that they commit suicide, but don't harm us. But that was not the ultimate solution. क्योंकि जो लोग वहाँ से किसी भी जगह से उनको ट्रेन करके, मोटिवेट करके भेज रहे हैं, वो फैक्ट्री जहाँ से वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसका भी इलाज होना जरूरी था, जो पिछले दिनों हमने सक्सेसफुली किया है। Yes, exactly. An element of fear should come into those masters also, कि ऐसा नहीं कि हम बच्चों को भेज देंगे, वो मर जाएंगे तो हम अगले 4 बच्चे और भेज देंगे। उनको पता होना चाहिए कि फिर अगली मिसाइल मेरे सिर पे आ रही है। तो दैट्स अ डेटरेंस। वो परसेप्शन डेफिनेटली चेंज हुआ है। एग्जैक्टली। अभी एड्रेस करते हैं बिग एलिफेंट इन द रूम, यूएस ईरान के बारे में, जो कॉन्फ्लिक्ट अभी ग्लोबली चल रहा है। हाँ, बहुत सारी चीजें हो रही है, लोग
कांस्टेंट डे, मीडिया ने तो मतलब वो लाइव कवरेज अभी दिखा ही रहे सभी चैनल पे, एवरीवन नोज व्हाट्स गोइंग ऑन। पर मुझे बात करनी इफेक्ट्स की, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जब से बंद हुआ है, फ्यूल क्राइसिस से लेके एनर्जी क्राइसिस से लेके सब अलाइंड हुआ है। हम मे बी रिलेटेड कंट्रीज में नहीं है जिसको ज्यादा अफेक्ट हुआ है, पर जो कई ऐसी कंट्रीज है कि जिसकी इकोनॉमी बर्बाद हुई है इसमें। आपका क्या टेक है ये वॉर पे और आने वाली इस इफेक्ट पे? वेरी कॉम्प्लेक्स इशू, इसका एक डायमेंशन नहीं है। अगर ये सिर्फ 2 या 3 देशों के बीच में रहता तो बात अलग थी। हाँ, बट इट इज स्प्रेड टू द होल वर्ल्ड। इट वाज ऑलमोस्ट लाइक व्हाट वी सीन कोरोना एपिडेमिक। अच्छा, कोरोना तो फिर भी फिजिकली चलो वायरस आया, सब जगह फैला। ये जो प्रॉब्लम है, एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट को किसी देश ने बंद करके और पूरी दुनिया में अव्यवस्था फैलाई। मेरा ये मानना है, एवरी वॉर इज अनएथिकल अनलेस यू आर डूइंग इट ओनली फॉर द पीस। तो ये जस्टिफिकेशन इजराइल दे सकता है कि भाई उनको, चूंकि ओपनली जो एग्जिस्टिंग रजीम था ईरान में बोलता था डेथ टू अमेरिका, और अभी बोलते हैं बहुत से देश बोल डेथ टू इजराइल, तो उनके पास एक एथिकल रीजन हो सकता है कि हम सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन एकदम से वॉर लॉन्च कर देना, और मुझे लगता है इसमें आई विल ट्राई टू सेपरेट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ट्रम्प। हाँ उसका एक कारण है, मैं हंसी मजाक में नहीं कह रहा हूँ, मैं बड़ा सीरियसली कह रहा हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बहुत लंबी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। यस, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेके, वियतनाम से लेके, साउथ कोरिया वॉर, अफगानिस्तान वॉर, जो यूएसए के ही हैं बेसिकली। और एकमात्र देश दुनिया में ऐसा है जो अपने बूट्स भी ग्राउंड पे उतारता है और बॉडी बैग्स भी एक्सेप्ट करता है। कितना शोर, डेमोक्रेसी है, शोर तो मस्ता ही है। डेफिनेटली। तो उनकी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है और जो उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो बहुत डीप है, और उनकी जो सोसाइटी है वो मेंटली ट्यून्ड है टू फाइट लॉन्ग बैटल्स। एक ही देश दुनिया में ऐसा है जिसमें पॉपुलेशन से ज्यादा हथियार हैं, वो अमेरिका है। यस, दैट शोज द फाइटिंग स्पिरिट और मेंटालिटी ऑफ द कॉमन अमेरिकन्स। और ट्रम्प बिजनेसमैन है। ट्रम्प, in my opinion, and it's just opinion, is a fickle-minded fellow. उसकी डेप्थ बहुत कम है। तो अभी जो हम रिजल्ट्स देख रहे हैं जो इसमें आए हैं, उसमें अगर अमेरिका पूरी स्ट्रेंथ से लड़ता तो वॉर सिनेरियो दूसरा होता। लेकिन इसमें शायद मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को लगा कि जैसे वेनेजुएला में केक वॉक मिल गया, ऐसे ईरान में केक वॉक मिल जाएगा। वो हुआ नहीं, और ट्रम्प की डेप्थ खत्म हो गई। और हर प्राइम मिनिस्टर, वहाँ के हर प्रेसिडेंट ने ये चीज की है। मतलब बराक ओबामा से लेके, ओबामा इज द ओनली वन हु सिट ऑन द टेबल डिस्कशन करके ये एनर्जी मेमोरेंडम करते हैं। अमेरिका के शायद पिछले और बहुत सारे यही कॉन्फ्लिक्ट डिस्कस हुआ है, एड्रेस हुआ है। पर ट्रम्प ने जो चीज की है, एज यू सेड कि यूएस इज डिफरेंट बट हियर ट्रम्प इज डिफरेंट। मैं सिविल वॉर से शुरू करता हूँ। यस, अब्राहम लिंकन वाज अ ग्रेट प्रेसिडेंट, लेकिन अगर आप देखो कितने लॉसेस उसके टाइम, मतलब वो जो वॉर चलता था सिविल वॉर, उनके अपने लड़के उसमें विदेश में नहीं लड़ रहे थे। एक एक दिन में 10-10, 12-12, 15-15 हजार यूथ मारा जाता था, और अगले दिन फिर सिमिलर लड़ाई लड़ते थे, वो रुके नहीं। रिजल्ट ओरिएंटेड थे, फोकस थे। अब्राहम लिंकन की लीडरशिप में उन्होंने लगातार वॉर लड़ा। रिजाइलेंस थी, एक डिटर्मिनेशन था कि हमारा ये गोल स्पेसिफाइड था कि हमें ये अमेरिका को यूनाइट करना है, हमें स्लेवरी को खत्म करना है। सेम थिंग जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका एंटर नहीं किया था जब तक पर्ल हार्बर नहीं हुआ। यस, जब पर्ल हार्बर हुआ तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने जो अनाउंस किया, और उसके बाद वो जिसे कहते हैं ना, जो मिलिट्री लीडरशिप है वो चलती है पॉलिटिकल लीडरशिप की डायरेक्शन में। जब तक आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप कूल हेडेड एंड समटाइम कोल्ड ब्लडेड नहीं है, आप वॉर जीत नहीं सकते। विच वॉज हैपनिंग इन ईरान एक्चुअली, विच इज हैपेनिंग इन केस ऑफ मेनी अदर वॉर मॉन्गरिंग कंट्रीज, के जो लीडरशिप है वो कूल हेडेड भी है और कोल्ड ब्लडेड भी है। तो उसमें आप जब लॉसेस लेते हो ना, तो यू आर नॉट फिकल माइंडेड कि सुबह कुछ सोच रहे हो, शाम को कुछ सोच रहे हो, हर बात में खुद कूद रहे हो। यू अलाउ दी प्रोफेशनल्स टू टेक डिसीजंस, बट यू सेट वेरी फर्म गोल्स and sit behind them, give them resources, let them fight, which was not happening in this war. पहली बात तो अमेरिकन गोल ही सेट नहीं था। ट्रम्प could not decide कि चाहता क्या है उस वॉर से। बस उनको लगा कि मैं दुनिया का सबसे पावरफुल देश है, हम ऐसे जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे। So that shows disconnect between political leadership and military leadership. I'm sure military leadership must advise कि सर हम इसको जीत सकते हैं, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा, लंबा लड़ना पड़ेगा। दोनों ही बातें पेशेंस ट्रम्प के पास है नहीं। उनको हर 15 मिनट में एक ट्वीट करना है,
और आधे घंटे बाद स्टेटमेंट देना है, हाँ जिससे जो एक्चुअली ग्राउंड पे डिसीजन लड़ने वाले जिन्होंने ये डिसाइड करना है कि हमें कल परसों क्या टारगेट अचीव करने हैं, क्या हिट करने हैं, उनको नहीं मालूम. सो दे आर ए कंफ्यूज लॉट. जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं जी अमेरिका हार गया, अमेरिका, हाँ ठीक है, पॉलिटिकल डिसीजन लीडरशिप जब लेती है तो पूरे देश पे असर पड़ता ही है उसका. बट इसमें अमेरिकन इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रेंथ टेस्ट नहीं हुई है. इसमें ट्रम्प का करेक्टर टेस्ट हुआ एंड ही मिजरेबली फेल्ड इन दिस. इसीलिए, और मुझे भी लगता है वॉर खत्म नहीं हुआ है. मैंने जैसे पहले बोला कि जो अमेरिकन जनरल माइंडसेट है, वॉर से मतलब इतना उनको प्रॉब्लम नहीं है, खासतौर से जब तक दूसरों की जमीन पे चल रहा है. अब उनकी ईगो हर्ट हुई है इससे, बिकॉज व्हेन यू से ट्रम्प आएगा, ट्रम्प चला जाएगा, ट्रम्प विल जस्ट बी फुटनोट इन अमेरिकन हिस्ट्री. बट इफ दिस विल रिमेन a defeat for America, which has been in many cases, but they did considerable damage. Nobody was able to dictate terms when they, like जब नॉर्थ कोरिया से भी निकले तो कोई टर्म डिक्टेट नहीं हुई उनको, और या जब वियतनाम से निकले, अफगानिस्तान से निकले, ठीक है, वो कैप्चर नहीं कर पाए वहाँ पे अपनी फेवरेट गवर्नमेंट, शायद उनका एम भी नहीं था कभी तो उसको कैप्चर करने का, डिस्ट्रॉय करने का, तो वो कर दिया. ईरान के केस में अभी इनको टर्म्स डिक्टेट की जा रही हैं, विच कॉमन अमेरिकन विल नॉट लाइक. सो दिस बैटल में कम अप in a different fashion, under some different leadership at different point of time. मुझे नहीं लगता कि प्रेसिडेंट ट्रम्प में वो मादा है कि वो एक कंसिस्टेंट, कांस्टेंट, डिटेल्ड वॉर लड़ सकते हैं, और लड़ेंगे तो फिर रिजल्ट ज़्यादा कोई अच्छा नहीं होगा. या तो वो बहुत ज़्यादा हार्श डिसीजन लेंगे जो वो भी ठीक नहीं है, और अदरवाइज he'll just do business and get away. But loving the way जब ईरान tweets back to Trump, I mean last 2-3 days में I was just laughing how the Trump हर आधे घंटे में एक ट्वीट कर रहा है, इनके पास कल इतने टाइम का वक्त है to open the Strait of Hormuz, and Iran just says we lost the keys. The funny way to deal with this, I mean ईरान बहुत अच्छे से वो ट्वीट को हैंडल कर रहा है. हाँ बिल्कुल ठीक बात है. और देखिए ट्वीट जो करते हैं ना, ट्वीट करना, हो सकता है कोई वहाँ ट्वीट आप जैसा लड़का कर रहे हो बैठ के, ये कोई जरूरी नहीं स्ट्रेटेजिक ट्वीट्स थे. समटाइम यंगस्टर्स आर मोर फनी एंड मोर क्रिएटिव इन रिप्लाइंग टू दीज काइंड ऑफ ट्वीट्स. वो ऑफिशियल एम्बेसी की आईडी से आ रहा है कि वी लॉस्ट द कीज. हाँ, वो ऑब्वियसली एम्बेसी आईडी में भी यंगस्टर बैठे हुए हैं ना वहाँ पे. तो मेरा मतलब है कि वो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ना, जो ट्रम्प ट्वीट कर रहे हैं वो अमेरिका की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन थी. वो हो सकती है क्योंकि वो प्रेसिडेंट थे, लेकिन अल्टीमेटली इट डिडंट वर्क. और या जो वहाँ से ट्वीट का जवाब आ रहा है वो भी एक, जिसे कहना चाहिए कि रेटोरिक ही है. हाँ, तो नॉन सीरियस ट्वीट का जवाब ऐसा नॉन सीरियस ही आएगा. हाँ एग्जैक्टली. ठीक है, सो दैट इज फुली जस्टिफाइड. ये है कि ये वॉर पहली बात होना नहीं चाहिए था, और अगर शुरू हुआ तो एक लॉजिकल एंड पे जाना चाहिए था. यू कैनॉट अलाउ अ मोर बेलिजरेंट ईरान अंडर ए मोर फेनेटिक लीडरशिप, नॉट फॉर सेक ऑफ यूएसए, for sake of Iranian people, for sake of the world at large, for sake of the Arab world there. आप सोचिए ये लड़ाई जो हुई है, जो आज 2-3 लोग नेगोशिएशन टेबल पे बैठ रहे हैं इस्लामाबाद में, सिवाय ईरान के किसी के देश में गोली नहीं चली. जिन 10-12 देशों में मिसाइल्स गिरे, डैमेजेस हुए, उनमें से कोई भी नेगोशिएशन टेबल पे नहीं है. उनके इंटरेस्ट शायद टेबल्स पे है ही नहीं. और उसके अलावा जो सैकड़ों देश, भारत जैसे, ऑस्ट्रेलिया जैसे, जिनको हॉर्मुज स्ट्रेट जो पहले खुला था, वॉर से पहले कोई बंद थोड़ी था, इंटरनेशनल वाटर है, ट्रेड चलता था. जो बाकी दुनिया के देश हैं जितने भी हैं हमारे, उन सबको भुगतना पड़ा. वो भी नेगोशिएशन टेबल पे नहीं है. हाँ, तो नेगोशिएशन कौन कर रहा है और किस बात की कर रहा है? ईरान में और अमेरिका में लड़ाई कब थी? आप समझ रहे मेरी बात? सो दिस इज नॉट वॉट एवर हैपन टुडे इन दी सो कॉल्ड पीस टॉक्स, unless those goals are addressed, कि जो बाकी देश जो इससे अफेक्ट हुए हैं उनको इसमें क्या रिस्पेक्ट मिलेगा, तब तक ये वॉर खत्म नहीं है. किसी ना किसी और रूप में वापस आएगा. क्योंकि जो मैं हॉर्मुज स्ट्रेट की अगर बात करूं, ऐसी दुनिया में 8 से 9 स्ट्रेट्स हैं जिनको अगर आप बंद कर दो तो दुनिया की अर्थव्यवस्था ऑलमोस्ट कोलैप्स हो जाएगी. तो अगर आज ईरान ये करता है जो कि इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है, और वो अगर इस बात का हवाला लेके मेरे ऊपर अमेरिका ने हमला किया हुआ ना, वो पूरी दुनिया का रिसोर्स है, दैट्स ए ग्लोबल रिसोर्स, दैट पाथवे, तो आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते. और बाकी अगर मान लिया देश जिनके जैसे और भी हैं, मैं आपको नाम ले सकता हूँ, बट आई डोंट वांट टू डिस्कस दोस, अगर वो लोग उन रस्तों को बंद करेंगे, समुद्री मार्गों को बंद करेंगे,
तो ग्लोबल अर्थव्यवस्था, ग्लोबल ऑर्डर पूरा फिर लड़ाई होती रहेंगी। तो इतने से भी क्या होगा कि अभी जो होने वाला है वो तो वी कांट प्रेडिक्ट, बट जितना भी हुआ है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है इन द वर्ल्ड, इसकी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या है? देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट पहली बात तो लॉन्ग टर्म बंद नहीं होगा। जो बंद हुआ है उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये है कि जो आपकी इकोनॉमी जो पिछले 40 दिन में जो सेटबैक लगे हैं, हाँ। उसको कवर करने में काफ़ी टाइम लगेगा और एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता है। ये बिजनेस की मेंटेलिटी होती है। क्राइसिस हुआ, प्राइसेस बढ़ गए आम आदमी के लिए, ग्रोसरी का सामान का, पेट्रोल का रेट का, सब चीज़ें कितनी बढ़ गई। लेकिन क्राइसिस ख़त्म हुआ तो प्राइसेस एकदम से वैसे कम हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हो सकता है फ्यूल के प्राइस कम हो जाएं, लेकिन जो बाकी चीज़ें जो आ रही थी, जो सप्लाई चेन डाइवर्ट होगी, जो बिजनेस प्रॉफिट्स उनको लगने लग जाता है कि बढ़ रहे हैं। कोरोना के बाद नॉट एवरीथिंग केम टू नॉर्मल लेवल। बिजनेस को प्रॉफिट मिल रहा है, व्हाई विल दे रिवर्स इट बैक? पीपल गेट यूज्ड टू इट कि यार ये दूध पहले $1 का आता था, 1.5 का, 2 का आ गया, तो 2 का लिए जाते हैं वो। सो दैट इम्पैक्ट विल लिंगर ऑन, दैट इज ऑन कॉमन मैन। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया, जो आपकी रिफाइनरीज पे अटैक हुए, होटल्स पे अटैक हुए, चाहे ईरान में भी हुए, खार्क पे हुए, वो जो सप्लाई चेन फ्यूल का जो था दुनिया में, उसको रिकवर होने में भी टाइम लगेगा। बिल्कुल, उसकी कॉस्ट भी आएगी, और जो कॉस्ट आएगी वो अल्टीमेटली आपकी और मेरी जेब से ही जाएगी। तो वो ये जो 40-45 दिन में जो सेटबैक हुआ है, ये इसका इम्पैक्ट हम पर लंबे टाइम तक रहेगा। जब तक हम या तो ये कम थोड़ा बहुत हो जाएगा, लेकिन हम यूज टू हो जाएंगे। कम तो नहीं होता है, वी गेट यूज टू इट। तो ये जब वॉरफेयर होता है, अब मैं एक अगेन इंडियन आर्मी के पर्सपेक्टिव से पूछता हूँ, जी। नॉट दिस वन, बट कोई भी वॉरफेयर है, आप भी अब कहीं वॉरफेयर आपने पर्सनली देखे होंगे। हाँ, तब टीम का माइंडसेट क्या रहता है जब लाइक लिटरली यू गेट द न्यूज़? डर लगता है, इंसान है, डर तो सबको लगता है, पर फैमिली के थॉट्स आते हैं, लड़ने के कंट्री के लिए थॉट्स भी आते हैं। वो थॉट पैटर्न्स क्या होते हैं? डर तो मैं नहीं कहूँगा, डर एक अलग शब्द है। एप्रीहेंशंस होते हैं, फैमिली के ख्याल भी आते ही हैं। लेकिन मैंने ये देखा है, आप मालूम नहीं वो मेरे साथ ही था या सबके साथ, मैंने सभी के साथ, जो मेरे साथ थे ज़्यादातर के साथ ये देखा है कि जब आप यूनिफॉर्म पहन लेते हो, जवान आपके सामने खड़े हैं, हथियार आपके हाथ में है, एक पर्पज़ आपके हाथ में है, रेजिमेंट का, देश का नाम आपके साथ है, तो वो एक अलग इंस्पिरेशन होता है। आपका जो छोटा डर है वो निकल जाता है, बिकॉज व्हेन यू केम टू द आर्मी यू न्यू कि ये तो होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फियरलेस हो जाते हो, सुपरमैन हो जाते हो, एप्रीहेंशंस रहते हैं, लेकिन मैं ये कहूँ कि डर रहे हैं, हाय क्या होगा, हाय मर जाएंगे, हाथ पांव काँप रहे हैं, तो उससे लड़ाई नहीं होती। ये सच्चाई, और ये मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ जी। जो भी दुनिया में लड़ाइयाँ जो लोगों ने लड़ी हैं, महाभारत से लेकर आज तक, वो वीरता से लड़ी हैं, डर को साइड में रख के लड़ी हैं। जैसा मैंने बोला कि अभी जो कन्वेंशनल लड़ाई चलती है, उसमें सामने बैनट आपके हाथ में है, हथियार आपके हाथ में, दूसरे के हाथ में है, कौन किसकी छाती में गोली मारेगा सामने पता होता है, और लोग लड़ते हैं और मरते भी हैं। तो वो मुझे लगता है वो एक इफेक्ट होता है आपका, जो कलेक्टिव जो कॉन्शियसनेस होती है, आप जब अच्छे काम के लिए, जिस भी काम के लिए, कॉज जो आपका है उसके लिए आप लड़ रहे हो, तो वो आपके डर निकाल देता है। और प्रोफेशनल आर्मीज में वो होता है। पर डर तो फैमिली का भी लगता है ना, अपनी चिंता नहीं होती, अपना लड़ने वाला डर नहीं, डर फैमिली का होता है, चिंता फैमिली की होती है। हाँ, चिंता होती है, डर नहीं। हाँ। डर अलग चीज है, चिंता होती है। उसका इलाज यही है कि आपको जहां जिसके लिए, जैसे आप देश के लिए लड़ रहे हो जी, तो देश को ये एश्योरेंस देना होता है कि भाई तू लड़, फैमिली को हम लुक आफ्टर करेंगे। इवन इफ यू आर नॉट देयर, दे विल बी लुक्ड आफ्टर फाइनेंशियली, दे विल बी लुक्ड आफ्टर इमोशनली, दे विल बी रिस्पेक्टेड फॉर योर सैक्रिफाइस। जिस सोल्जर को ये एश्योरेंस मिल जाता है, फिर उसकी वो एप्रीहेंशन भी चली जाती हैं। डर तो होता ही नहीं है, खुद के लिए डर नहीं होता है। ये होता है कि मैं चला जाऊंगा, मेरे परिवार का क्या होगा। पर अगर उसको पता है कि मेरा परिवार सुरक्षित है, मेरा परिवार, मेरे बच्चे अच्छे से पलेंगे बढ़ेंगे, मेरे माँ बाप का कोई ध्यान रखेगा, फाइनेंशियली उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो देन ही इज फियरलेस, मोर और लेस। तो इसीलिए जो रिस्पॉन्सिबल नेशंस हैं, रिस्पॉन्सिबल आर्मीज हैं, दे नॉट ओनली फोकस ऑन देयर सोल्जर, दे फोकस ऑन देयर complete well-being, which includes their family and extended family. yes, definitely. And Indian Army does a reasonably good job in that. Reasonably good job, I would say. There are some minor issues, but by and large, बहुत अच्छा. Government of India कह लो, Indian Army कह लो, administration कह लो, and local people जो अपने देश के लोग हैं, वो तो सम्मान देते ही हैं, शहीदों के परिवारों को अच्छे से सम्मान देते हैं।
और वो हमारे देश की सबसे बड़ी खासियत है उस मामले में. हाँ आई नो मोस्टली हर कंट्री देती है, पर हमारे देश में बतौर एक हीरो एक आप उनको मानते हाँ हो. हाँ. और कुछ बीच बीच में ऐसे इंसिडेंट होते हैं जहाँ कई बार, लेकिन वो एबरेशंस हैं. उनको शायद जो लोग कभी ऐसी कर भी, उनको शायद बाद में पता लगता है कि एक शहीद का परिवार है, एक फौजी का परिवार है, तो उनके खिलाफ फिर लोग गुस्सा भी उतना ही दिखाते हैं. ऐसे लोगों को फिर समाज में सम्मान नहीं मिलता. तो वी आर ओके, आई वुड से रीजनेबली. यही बात पे एक थोड़े मिथ्स है मेरे, लाइक मेरे नहीं, मोस्टली मैंने रिसर्च भी किया है, सुना भी है. मैं मैंने आपको बताया कि मैं इसी इन्वायरमेंट के बीच में पला बड़ा हूँ. हाँ जी, हाँ जी. पुलिस और लोग मैंने देखे बहुत, Uniformed फैमिलीज, forces, यूनिफॉर्म्स फोर्सेस, बहुत सारी पॉलिटिकल फोर्सेस भी देखी है. कि हमारे नेबर ही एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे. हाँ हाँ हाँ. तो मुझे ऐसा लगता है, और ये मैं बहुत ब्लंट पूछूंगा, आर्मी में एक एटीट्यूड है रिगार्डिंग सिविलियंस, जो हमने पहले भी बात की है ये टॉपिक पे, कि आर्मी पीपल सी द सिविलियंस टू अ डिफरेंट, ये सिविलियन है, ऐसा पर्सपेक्टिव है कि ये सिविलियंस को नहीं पता है कि हाउ डिसिप्लिन्स वी आर और समथिंग, कि जिसकी जनरेशंस आर्मी में है, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन ऑफ आर्मी में ये नहीं होता है, पर जिनके दादा आर्मी में थे, पापा आर्मी में, बच्चे आर्मी में, वो फैमिलीज में ये सारी सिविलियंस की और आर्मी लाइफ जो भेद है वो ज्यादा दिखता है. हाँ, मतलब मैं इसको जनरलाइज नहीं करूंगा. एग्जैक्टली. लेकिन ऐसा नहीं है, मैं ये भी नहीं कह सकता. मेरा एक आइडियल आप कॉम्बिनेशन कह सकते हैं इस मामले में. मैं पूरी सिविल बैकग्राउंड से हूँ और फिर मैंने फुल आर्मी लाइफ देखी, तो मैंने दोनों एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी देखी, और मैं कभी भी दोनों के बीच में फंस भी जाता हूँ और ब्रिज का काम भी करता हूँ. कई बार मैं जनरली आई फाइंड माई सेल्फ डिफेंडिंग द आर्मी इन द सिविल एंड डिफेंडिंग द सिविल इन द आर्मी. आर्मी में मेरे मित्र हैं जब बात करते हैं, और जब ऐसे कुछ जो हार्डकोर फौजी हैं और बोलते हैं सिविलियन ये सिविलियन वो, तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई वो सिविलाइज्ड लोग हैं, सिविल से सिविलाइज्ड बनता है, और उन जैसे हमें उनके बारे में नहीं पता, उनको हमारे बारे में नहीं पता. और मेरा ये मानना है दैवत, बहुत से फौजी समझते भी हैं ये ब्रिज, अब ये गैप कम हो रहा है अभी. यस. आपको इज्जत समाज में जो मिलती है या मिलनी चाहिए, वो सिर्फ इसलिए नहीं मिलती कि आप आर्मी में थे, आर्मी में हैं, या आर्मी के ऑफिसर हैं. वो एक कारण है, एक बहुत बड़ा कारण है, लेकिन उसके साथ आपका पर्सनल बिहेवियर भी मैटर करता है. बिल्कुल. अगर मैं एक रैंक मेरा आर्मी में था, मैं कर्नल था, मैं यहाँ ज़्यादा यूज़ भी नहीं करता हूँ ऑस्ट्रेलिया में. आई डोंट पुट माई रैंक हियर, इट इज़ नॉट रिलेवेंस. इवेंचुअली लोग पूछते हैं, उनको पता है, इंडियन कम्युनिटी खास हो जानती है, अपने आप उनके मन में सम्मान आता है. मेरे प्रति आए ना आए, सेना के प्रति तो है ही. बिल्कुल, ऑफ कोर्स. लेकिन अगर मेरा बिहेवियर दादागिरी का हो, या मैं उसको थ्रो करता फिरूँ, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ टाइप, तो सॉरी, आज की डेट में फिर आपको सम्मान नहीं मिलेगा. सो इज्जत करने से इज्जत आती है, और मेरा खुद का अनुभव रहा है. आप प्यार से बोलो. कई बार होता है लोग मिल जाते हैं, उनको एक बार आता है, देखो भाई ऐसे मत करो यार, मैं भी फौजी आदमी हूँ, लेट्स नॉट डू इट. 99% लोग एकदम शांत हो जाते हैं. 99%. 1% तो इधर उधर सब तरीके के लोग मिलते हैं. तो आर्मी में जो आपने बोला वो उसका कारण ये है कि व्हेन यू आर वर्किंग इन टू क्लोज्ड कंपार्टमेंट्स, जैसे आपने बोला कि जनरेशंस फौज में रही, तो आप कंटोनमेंट में रहे, आपके परिवार में यूनिफॉर्म देखा, डिसिप्लिन देखा, एक सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी आ जाता है. और फिर आपको कई बार बड़े जिसे कहना चाहिए ना कि सिविल में इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर देखने को मिलते हैं. तो उससे थोड़ा और मन में, जब आप आते हो कैंट से निकल के बाहर, यार क्या लोग हैं यार ये, तो आप जनरलाइज कर देते हो. तो वो एक एटीट्यूड बन जाता है. लेकिन इट इज ऑल बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड योर पर्सनल बिहेवियर. जनरलाइज करना किसी भी चीज को ठीक नहीं है, either this side or that side of the fence. 100%. और आप बहुत सारे, मुझे पता है कि लेक्चर्स भी इंडिया में बहुत सारे सेमिनार्स, लेक्चर्स आप लेते हो अब टिल द डेट एज वेल. इनविटेशंस तो आते ही होंगे ऑफ कोर्स. हाँ, कुछ लोग बुला लेते हैं मेरे को. हाँ, बहुत सारे तो नहीं, थोड़े थोड़े. हमारे लिए वो बहुत सारे ही है. तो कोई ऐसा अगर आप बताना चाहे किसी, बैक ऑन योर टाइम एज वेल, कि इफ यू मीट एनी बिग पर्सन, इन्फ्लुएंशियल पर्सन, और कुछ भी ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी हो तो. मेरे जीवन में आई वॉज वेरी लकी. मैं बहुत बचपन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ गया था, तो राष्ट्रवाद से जुड़ गया था. यस. तो वहाँ मुझे बहुत, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचारक थे, तो उनको दुनिया जानती है, लेकिन ऐसे हजारों प्रचारक जिन्होंने पूरा जीवन देश की सेवा में लगा दिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास में है. और मुझे उनमें से कुछ बहुत ही इंस्पायरिंग लोगों से मिलने का मौका मिला, जिनमें खुद सरसंघ चालक बाला साहब देवरस, कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदर सिंह भंडारी, अपने दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, ऐसे लोग हैं जिनसे थोड़ा सीखने को मिला.
और उसके बाद फिर मैंने क्लोज काम किया कुछ के साथ, इंद्रेश जी के साथ। जैसे मैं, इंद्रेश जी हमारे जिला प्रचारक थे आज, अपने गोविंदाचार्य जी के साथ मैंने काम किया। जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे संगठन मंत्री थे विद्यार्थी परिषद के, उनके साथ 3-4 साल काफ़ी क्लोज काम किया। और वो सारा हमारी फॉर्मेटिव ईयर्स में 15, 16, 17, 18, तो उनसे बहुत सीखने को मिला। राष्ट्र के लिए त्याग कैसे करना है ये उन लोगों से सीखने को मिला। साहब सिंह वर्मा जी हमारे एरिया से पॉलिटिशियन थे, उनका जो मेरी पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस है उस पर काफ़ी इम्पैक्ट आया बहुत। वो मुझे बच्चे की तरह मानते थे। तो ऐसे जीवन में मैं बहुत किस्मत वाला रहा कि ऐसे अच्छे इन्फ्लुएंशियल लोगों से जो सम्मानित थे, जिन्होंने देश के लिए बहुत किया, आज भी कर रहे हैं, उनसे सीखने का मौका मिला। सिविल में जब मैं आर्मी में आया, उसमें बहुत मेरे को ऐसे कॉम्पिटेंट जनरल्स, सक्सेसफुल जनरल्स और कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हु वर नॉट सक्सेसफुल, दे डिड नॉट नेसेसरली बिकेम जनरल और समथिंग, बट दे वर अमेजिंग पीपल। तो ऐसे लोगों से मुझे अलग अलग तरीके से सीखने का बहुत मिला। तो दैट वे एक सिंगल नाम लेना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं वाज लकी, आई गॉट अ स्पेक्ट्रम ऑफ पीपल टू लर्न फ्रॉम। और उसी की वजह से मेरी जो आउटलुक है वो बड़ी ब्रॉड है। हाँ बिल्कुल। हाँ। और जब आप डिफरेंट कैटेगरी माइंडसेट से मिलते हो, यू नो एवरीवनस पर्सपेक्टिव, एंड देन योर थॉट उसके बाद प्रोसेस। इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आया तो बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिला। हाँ बिल्कुल। यहाँ भी मुझे 2-3 बहुत ही बढ़िया इंस्पायरिंग लोग मुझे मिले जीवन में, जो जिनके साथ मैंने काम किया, लोकल ऑस्ट्रेलियन पीपल who changed my opinion about world। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जो देश प्रेम की बातें करते हैं ना, लोग बोलते हैं आप बाहर आ गए, इंडिया से इतना ही प्रेम था। मुझे ऐसा लगता है ज़रूरी तो नहीं कि अगर आपसे इंडिया से प्रेम है हो तो इंडिया में रहकर ही अपने कंट्री के लिए कुछ किया जाए। हाँ, मैंने बोला मतलब बाहर आके भी यू आर इन अ वे कंट्रीब्यूटिंग टू द कंट्री, योर ओन कंट्री, राइट। तो ये भी तो एक बहुत लोग सबको ही बोलते हैं कि अगर इतना ही है इंडिया में कर ले, क्या फर्क पड़ता है। देखिए, देश में रह के भी बहुत से लोग ऐसे जो देश प्रेम नहीं करते, वहां बेड़ा करने में लगे हुए देश का। हाँ। तो फिजिकली वहां रहने से अगर आप नुकसान, किसी के आप घर में रह रहे हो और उस घर का नुकसान कर रहे हो, तो आप देश प्रेमी तो हुए नहीं। और ऑन दी अदर हैंड आप बाहर भी रह रहे हो, लेकिन आप उस घर का सम्मान करते हो, उसको पत्थर नहीं फेंकते, मौका पड़े तो उसकी मदद करते हो, तो वो देश प्रेम हो गया। ये प्रश्न किसी ने मेरे से पूछा था, मेरे डॉक्टर ने मुझसे इंडिया में पूछा था कि कर्नल साहब आप तो बहुत फौजी थे, अब विदेश चले गए, कैसा लगता है? तो मैंने उनको एक बात बोली थी, मैंने कहा था देखिए, हर देश जो उसकी सबसे अच्छी प्रोडक्ट होती है और जो उसके पास सरप्लस होती है, वो उसको एक्सपोर्ट करता है। जैसे ईरान ऑयल करता है, अरब कंट्रीज के पास ऑयल है, अच्छी क्वालिटी का ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया गैस करता है, लिथियम करता है, आयरन करता है। हमारा भारत में हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स, हमारा एक ऐसा रिसोर्स है जो वेरी हाई क्वालिटी एंड सरप्लस है। तो आप ये सोचो कि हम एक तरीके से एक्सपोर्ट हैं, जो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ। और ऑब्वियसली जब आप एक्सपोर्ट करते हो, यू ऑलवेज एक्सपोर्ट द बेस्ट, दैट इज वन थिंग। नाउ डिफरेंस बिटवीन फिजिकल प्रोडक्ट एंड ह्यूमन रिसोर्स प्रोडक्ट इज, फिजिकल प्रोडक्ट चलेगी तो चलेगी, ह्यूमन रिसोर्स प्रोडक्ट इज स्टिल कनेक्टेड, दे ब्रिंग बैक वैल्यू। बिल्कुल। दे आर ब्रिज बिटवीन टू सोसाइटीज। मैं अपने आप को ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में इंडियन ओशन पे एक ब्रिज मानता हूँ। अगर आप आज फ्रीमेंटल में खड़े हो के उधर झांकें तो ऊपर आपको स्पष्ट रूप से विशाखापट्टनम, चेन्नई, रामेश्वरम देख सकते हैं। और मैं कभी कभी मजाक में बोलता हूँ बजरंगबली जी के बारे में कि शायद अगर उन्होंने रामायण में थोड़ी लंबी छलांग लगाते तो पर्थ में लैंड कर जाते। प्रभु मुझे माफ करें, लेकिन हो तो सकता है, लेकिन उनकी शक्ति की से कुछ भी हो सकता था कि वो एक छलांग लगाते तो पूरा इंडियन ओशन क्रॉस करके पर्थ में आ जाते। जी बिल्कुल। ठीक है, तो हमारा ये मैं कनेक्शन मानता हूँ। तो इसलिए मुझे कभी नहीं लगा कि मैंने भारत की भूमि छोड़ने से भारत छोड़ दिया। और मुझे नहीं लगता है किसी भारतीय को है, सब जुड़े हुए हैं। और आज देखो, जो हम इजराइल के बारे में बात करते हैं, इजराइल की स्ट्रेंथ यही है कि इजराइल के भी जो लोग हैं वो दुनिया भर में हैं, लेकिन सब जगह इजराइल से दिल से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। कुछ विचारधाराएं जो ऐसी है जिनको लगता है कि आप कहीं भी जाएं, आपकी लॉयल्टी वहीं रहनी चाहिए जहाँ से आप चले हैं, हमारा वो भी नहीं है। मैं खुद बड़ा मानता हूँ कि मुझे भारत को प्रेम करने के लिए किसी दूसरे से नफरत करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। आई लव इंडिया, आई लव ऑस्ट्रेलिया। वो नैरेटिव की ही बात वो मेरी जन्मभूमि है, ये मेरी कर्म भूमि है। बिल्कुल। तो दोनों के प्रति मेरे अलग अलग कर्तव्य हैं, बड़े स्पष्ट हैं। हाँ। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो इसलिए जो बोले ओपिनियन लोग रखेंगे, हैं बहुत से लोग हैं, मिल जाते हैं ऐसे जो बोलते हैं, नॉन रिलायबल इंडियंस भी बोल देते हैं कई बार। बट मुझे नहीं मालूम कि इंडिया में रहने वाले कितने रिलायबल हैं। बहुत सारे इंडियन वहाँ रहने से भी रिलायबल नहीं होता कोई। जब कोई एक आदमी या कोई भी एक पर्सन मूव करता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री,
वो आदमी नहीं, पूरा कल्चर मूव हाँ, करता है बिल्कुल, उसका, बिल्कुल। क्योंकि इंडिया में कल्चर की तो कोई कमी नहीं है, बिल्कुल। हर स्टेट हर सिटी का कल्चर अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ कितने हमारे इंडियन कम्युनिटीज के कितने प्रोग्राम होते हैं, सोचो आप। मोस्टली वही दिखता है मेनली तो पूरे साल कि कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं है जो नहीं है। भाई हमारी कल्चर में वैरायटी इतनी है कि सारे साल फेस्टिवल होते हैं अपने। जी। उसके अलावा हम अलग अलग दिनों पे अलग अलग चीजें। और मैं अभी तो मैं तो हर पूरे हफ्ते किसी countries- ना किसी काम में लगा रहता हूँ। हाँ, और पूरे कंट्रीज में तो अभी ऑफिशियल दिवाली की पब्लिक हाँ, हॉलीडेज हाँ, यूएस अनाउंस कर दिया था। हाँ। तो ऑफ कोर्स वो कल्चर रिस्पेक्ट कर भी बिल्कुल, रहे लोग। बिल्कुल। और आप पीआर भी लोगे ना, लाइफ टाइम आपको इंडियन ही बोला जाएगा। मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ पीआर की बात नहीं, सिटीजन बन जाओ, हाँ। कितनी भी अच्छी अंग्रेजी बोलना सीख जाओ, कोट पैंट टाई पहन लेते हैं, वो तो हम भारत में पहनते ही हैं खैर। पर मेरा ये जो स्किन है या जो मेरा फीचर्स है, ये मैं इंडियन ओरिजिन मेरा रहेगा, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। उस बात को सब एक्सेप्ट भी करते हैं। उसकी एक्सेप्टेंस बड़े लार्ज लेवल पे दुनिया में है, और सिर्फ इंडियन की बात नहीं है। जो भी जिस कल्चर से जो हमारे फीचर्स हैं, डीएनए है, वो तो रहता ही है। बिल्कुल। और आगे क्रॉस मैरिजेस में भी उसका इफेक्ट रहता ही है। तो उसको तो डिनाई नहीं करना चाहिए, और करना पॉसिबल भी नहीं है। अगर आप बाल रंग लो या कुछ कर लो तो हम उससे कॉकेशियन नहीं हो जाएंगे, या और होने की आवश्यकता भी नहीं है। कोई नोबडी इज एक्सपेक्टिंग यू इवन इन ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम यू, एंड आई कीप टेलिंग माई किड्स ऑल्सो दैट यू डोंट इवन फेक योर एक्सेंट टू से दैट आई एम एन ऑस्ट्रेलियन, जस्ट स्पीक नेचुरली, पीपल रिस्पेक्ट दैट। यस, पीपल रिस्पेक्ट इट मोर, एंड मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि दे वेरी गुड पीपल। तो इसलिए कोई लोग 2-4 नेगेटिव कमेंट देने वाले मिल जाए, उससे हमारे को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जस्ट इग्नोर दोस, दे आर इग्नोरेंट पीपल, दैट्स ओके, ग्रांट देम। कल की बात है कि मैं एक मीटिंग में था, ऑस्ट्रेलियन मुझे मिलता है और वो बोलता है कि you guys literally have a very very good food whenever, because all engineer team of my company has Indian people, so जब भी मैं जाता हूँ ना, because they know I am not bringing my tiffin, they always allow me to take something from your tiffin. They make for me every day because they know I'm single, so they make sure कि मैं खाना खा के जाऊँ। So उनको इतना फिर वो अटैचमेंट हो गया कि now I feel like I'm from India। और ये बड़ी एक स्ट्रेंज चीज मैंने यहाँ देखी है। हाँ, ऑस्ट्रेलियन कल्चर में ये नहीं है। मैं थोड़ा हैरान हुआ था शुरू में कि जैसे हम लंच रूम में बैठे हैं, सबका अपना टिफिन होता है, नोबडी शेयर्स जी। उसका कारण कुछ भी हो सकता है कि शायद सबका खाना अलग है, उनको लगता होगा यार मेरा खाना अच्छा लगे ना लगे, कोई किसी तरह का खाना पसंद करता है, कोई किसी तरह का खाना पड़ता है। इंडियन कल्चर में ऐसा नहीं है। अगर आप लंच रूम में बैठे हो, और खासतौर से जैसे मैंने संघ की बात की, संघ में तो हमारा सहभोज होता था। हाँ हाँ, सहभोज में हम घर से खाना लेके आते थे, इंस्ट्रक्शन होता था कि आपको 2 रोटी फालतू लेके आनी है, और सब सर्कल में बैठ के वो टिफिन खिसकाते रहते थे ऐसे। तो अगर 20 लोग आए तो आपको 20 घर के खाने का स्वाद भी मिल जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो है संस्कृति, और वो मुझे लगता है सिर्फ इंडिया में नहीं, दूसरे देशों में भी है। शायद ऑस्ट्रेलिया एज एन इमिग्रेंट कंट्री, अलग अलग जगह से लोग आए, वो कल्चर अभी डेवलप नहीं हुई। ओवर पीरियड ऑफ टाइम इंटीग्रेशन आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपस में एक दूसरे से ज्यादा बढ़ेंगे, फिर होगा तो वो हो जाएगा। हो सकता है बच्चों में हमसे ज्यादा हो। हाँ बिल्कुल। कि जैसे अगर मान लिया ऑफिस में लोग टिफिन शेयर नहीं कर रहे हैं, पर क्लासरूम में बच्चे कर रहे होंगे, क्या बता। हाँ बिल्कुल। क्योंकि उनके डिफरेंसेस कम हो जाते हैं जी। हम बड़े होने के बाद जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, हमारे अपने फंडामेंटल स्ट्रांग होते चले जाते हैं, हमारी अपनी थिंकिंग रिजिड होती चली जाती है। बच्चों में शायद जो हमारी आने वाली जनरेशंस हैं, उनमें ये डिफरेंसेस कम होंगे। पहले आप अपने लोकल स्कूल में पढ़ते रहते हो, आपको पता ही नहीं कि तमिलनाडु में रहने वाला बंदा क्या खाता है, या आसाम में रहने वाला क्या खाता है, या गुजरात में रहने वाला क्या खाता है। फिर आप इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंच जाते हो, वहाँ आपको सब स्टेट्स के लोग लड़के मिल जाते हैं, धीरे धीरे दोस्ती होनी शुरू हो जाती है। हम आईएमए में थे, भारत के हर कोने से वहाँ पे ऑफिसर्स थे, जवान भी थे। यू ग्रेजुअली स्टार्ट इंटीग्रेटिंग, सो दोज गैप्स गो डाउन। सेम थिंग विल हैपन हियर, बिल्कुल ग्रेजुअली। और इसीलिए ये लोग हार्मनी डे भी मनाते हैं। हाँ। कि लाइक दे शेयर द फूड ऑफ एवरी लोकेलिटी। और हम हजारों साल की कल्चर हैं जी। ऑस्ट्रेलियन अभी 100-150 साल पुराना जो मॉडर्न स्टेट है, वैसे तो हमारे जो एक्चुअल एबोरिजिनल्स हैं वो तो 50,000 साल ये से ही हैं ही, लेकिन जो मॉडर्न ऑस्ट्रेलियन स्टेट है वो तो 100-150 साल का इतिहास है। इट विल टेक टाइम to develop, of before course. you cement those ties. All we have to keep doing is go in the right direction, not divide the community further. So that diversification should not become division. बिल्कुल। Sometime I get afraid कि ऑस्ट्रेलिया में डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे डिवीजन ज्यादा हो रहे हैं, गेटोज बन रहे हैं, हर आदमी अपनी अपनी कम्युनिटी में मस्त है, which is not right. और इसीलिए अभी मेरा ये बहुत इच्छा थी कि मैं एक आर्मी ऑफिशियल से ये लास्ट सेगमेंट करूं। हाँ। आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ बुक्स, और एक आर्मी लाइफ में
अगर कोई बुक पर्सन है, आई वुड लाइक टू आस्क कि आप कोई सजेस्ट करो कि एक नॉर्मल सिविलियन हो या आर्मी ऑफिशियल हो, ऐसी कौन सी 2 बुक्स है कि जो लिटरली कोई भी सिविलियन को पढ़नी चाहिए, विच मेक्स अ बिग इम्पैक्ट. Of course, spiritually, Bhagavad Gita is there, but not talking about spiritual. मैं तो मिलिट्री बुक्स की बात पूछ रहा ना, हाँ जी, या हाँ किसी भी बुक्स की. ऐसी लाइफ सेल्फ हेल्प हो या कुछ भी हो, इन जनरल, हैव यू रीड एनीथिंग? देखिए, अगर आप मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें, और तो हिमालयन ब्लंडर्स एक बुक लिखी है 1962 वॉर पे. ओके. वो बहुत अच्छी बुक है, जिसमें हमने 1962 में क्या गलतियां की, वो हमारी डिफेंस फोर्सेस का एक फंडामेंटल होना चाहिए कि हम गलतियां दोबारा ना करें, पॉलिटिकल लीडरशिप लेवल पे या मिलिट्री लीडरशिप. बिल्कुल. लेसन लर्नड. अगर हमें अगले 1000 साल अपने देश को सुरक्षित रखना है, 1962 शुड नॉट हैपन अगेन. सो दैट मे बी इररिलेवेंट टू पीपल इन सिविल लाइफ, बट इट स्टिल हैज लेसन. और उसके अलावा बहुत सारी बुक्स, महाभारत भी एक, रामायण है या महाभारत कह सकते हैं, क्योंकि नॉट फ्रॉम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में उनमें जो फिलॉसफी है, जो हम जिसे धर्म कहते हैं ना, धर्म का मतलब मैं मानता हूँ ड्यूटीज, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, पत्नी का धर्म, राजा का धर्म, प्रजा का धर्म, और उनका कंपेडियम बन जाता है सनातन धर्म. वो ये जो हमारे 2 एपिक्स हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, रामायण और महाभारत, उनमें जिस फिनिश से इन धर्मों को समझाया गया, ड्यूटीज को समझाया गया कि हाउ शुड एन आइडियल सन बिहेव, हाउ शुड एन आइडियल फादर और किंग बिहेव, और ए सोल्जर बिहेव. और जो उसमें विलेन भी दिखाए गए हैं, वो इसलिए दिखाए गए बिकॉज दे डिड नॉट फॉलो दोज और ड्यूटीज, दे डिड नॉट परफॉर्म दोज ड्यूटीज एज दे शुड हैव. बिल्कुल. वो फिलॉसफी आज भी वर्ल्ड डेवलप करने की कोशिश कर रहा है. महाभारत में जो हमारा धर्म युद्ध हुआ, अगर आप धर्म युद्ध बोलते हैं ना उसको, अगर आप उसके जो लॉस थे कि कैसे युद्ध लड़ा जाएगा, आप उनको पढ़ें, इट कैन पुट द जिनेवा कन्वेंशन टू शेम. इट वाज सच एन आइडियल वॉर. बिल्कुल. और एडवांस चक्रव्यूह एंड एवरीथिंग. लेकिन युद्ध में किसको किससे कैसे लड़ना है, यस, एवरीथिंग, डूज एंड डोंट्स ऑफ द वॉर. बिल्कुल. दैट कैन पुट the modern Geneva Convention to shame. It was so good and still very fierce battle. That's a very good approach. Yes. तो वो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को पढ़ने की आवश्यकता है. People start following those dharmas as your role. There will be no conflict in this world. और ये भी क्वेश्चन है कि आज बहुत सारे लोग अभी भी है जो नौजवान जाना चाहते हैं सेना में, आर्मी में जाना चाहते हैं, उनके लिए आपके एक्सपीरियंस से कोई 2 एडवाइस, कि बहुत सारे लोग एस्पिरेशनल एनडीए के थ्रू जाना चाहते हैं और दूसरी बहुत सारी एग्जाम्स है उनके थ्रू जाना चाहते हैं, उनके लिए कोई एडवाइस? देखिए, मेरा ये मानना है कि अब मैं तो जाना नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मैं जाना नहीं चाहता था, पर मेरे को पता ही नहीं था. हाँ. बट मे बी दे फाउंड मी फिट, दे टुक मी. सो आई एम सेइंग जस्ट बी योरसेल्फ. अगर आप सेना के लिए बने हो तो आप पहुंच जाओगे. और अगर आप मान लिया रिटन टेस्ट तो चलो छोड़ो, लेकिन एसएसबी में आप 1 बार 2 बार 3 बार सेलेक्ट नहीं हुए, सो दैट मीन्स यू हैव टू गिव टू द सिस्टम दैट यू आर नॉट मेड फॉर इट. डोंट बी डिसअपॉइंटेड. आपका जीवन में कुछ और उद्देश्य, कुछ ना कुछ और ध्येय मिलेगा, और अच्छा मिलेगा. मैं बहुत से लोगों को ऐसे जानता हूँ जो सेना में नहीं जा पाए, लेकिन दे आउटशाइन. सो आई एम सेइंग यू ट्राई इन ऑल सिंसियरिटी, बी योरसेल्फ, यू विल बी देयर. डोंट हैव टू डू एनीथिंग आउट ऑफ द वे. थोड़ी बहुत ट्रेनिंग, थोड़ी बहुत पढ़ाई वो तो करनी पड़ती है. आर्मी में ये नहीं है कि आप सिर्फ जाऊंगा तो पहुंच ही जाऊंगा. देयर इज समबडी एल्स टेकिंग डिसीजन ऑन योर बिहाफ टू सी योर सूटेबिलिटी. ओके. यस, बिल्कुल. तो अगर आप उसके लायक हो तो पहुंच जाओगे. और लायक से मेरा मतलब ये नहीं कि आप नालायक हो, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ. आप किसी और चीज के लिए बने हो, वो शायद आपको भी नहीं मालूम. सो ग्रांट द सिस्टम, ट्राई इट, बी योरसेल्फ. इफ यू मेक इट, be there, very good, nice, your dream fulfilled. If you're not there, you will get somewhere else, you will reach somewhere in life. बस यही था आज का पॉडकास्ट. आपका कैसा रहा फीडबैक? बहुत बढ़िया, एकदम कैजुअल, नॉर्मल, यूजुअल, गुड टू टॉक टू. बहुत अच्छा लगा एक्सचेंज करके आइडियाज. जी, थैंक यू. एंड वेरी इनफॉर्मल. थैंक्स अ लॉट एंड मीन्स अ लॉट. आप आए हमारे लिए और टाइम निकाला. बहुत जल्द और टॉपिक्स पे हम बात भी करेंगे दूसरे वर्जन्स में, पर आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू देवत, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस चांस. इट वाज ब्यूटीफुल टू टॉक टू यू. थैंक्स. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट.